सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बज़ाहिर हुकूमत को एक के बाद एक महाज का सामना है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का धरना सर पर तलवार की तरह लटक रहा है, दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी उनसे खुश दिखाई नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा है कि अगर हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म सदर ममलिकत को एडवाइस करें और असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात की जानिब चले जाएँ। ये मशवरा एक ऐसे वक्त में नाज़रीन आ रहा है जब शहबाज हुकूमत को सांस लेने भी नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान भी हुकूमत से खाइफ दिखाई दे रही है। फारूक सत्तार ये कह रहे हैं कि बजट के बाद हमारा हुकूमत में रहना मुश्किल था। वज़ीर आज़म ने अल्लाह रसूल का वास्ता देकर मसाइल के हल का यकीन दिलाया। इन तमाम मुश्किल हालात और अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद आज हमने देखा कि नेशनल असम्बली और फिर सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। अब ये बिल सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद बाकायदा कानून बन जाएगा। जहां एक तरफ पीटीआई इस बिल की मंजूरी को अदालती फैसले पर हमला और गैर आइनी करार दे रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज कहा कि अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर कहता हूं कि ये कानून साजी आइन के मुताबिक है। अब एक सारी सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है, मुख्तलिफ जिस तरह की सिचुएशन हमने आपके सामने रखी कि क्या क्या इस वक्त चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं और दूसरी जानिब ये बिल। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, मुख्तलिफ पहलू पर हम सवाल करेंगे। मैं तारुफ करवा देती हूँ पैनलिस्ट का। हमारे साथ डॉक्टर दानिश कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हैं, ज़ाहिर शाह शराजी पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए, इत्तिशामुल हक साहब हमारे साथ अमरीका से वीडियो लिंक के ज़रिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो जो मौजूदा हालात हैं वन बाय वन करके हम सारे सवालात सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर हम बिल की बात कर लें तो ये इसमें दो मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है हुकूमती मौक़िफ़ के जी आइनो कानून के मुताबिक है, दूसरा मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल मुतज़ाद है और एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है इसलिए ये बिल लेके आया जा रहा है। तो इसमें से आप क्या समझते हैं, देखा जाए तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? और दूसरी अगेन यही बात, इसकी टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो आपके इनिशियल सवाल का जवाब कि नैयर बुखारी ने अपने खुद ही बयान की तरदीद करते हुए ये कहा था कि ये ख्वाजा आसिफ साहब से पूछे, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है जो मुझसे मंसूब कर दी गई है। हाँ, अगर हुकूमत को कोई परेशानी है तो आइनी और कानूनी तरीक़ेकार जो है वो सामने है। और बाकी कोई भी सियासी जमात जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है वो कोई हुकूमत के लिए इसलिए चैलेंज नहीं है कि आज आपने देख लिया कि आइनी तरमीम में सब हुकूमत के साथ थे, जो बहुत ही अहम तरमीम थी जी। ये बता रही है कि कोई है, आपस में सियासी मचगोइयाँ चलती रहती हैं, स्टेटमेंट चलते रहते हैं, ये सिर्फ बयानबाजी है, सब बयानबाजी होती है। अब आते हैं कि बहुत पहले हमने एक बात कही थी और जनाब रिजर्व सीट के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन का एक बहुत गलत फ़ैसला था कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल्स में लोग चले गए थे आज़ाद अरकान, तो उस वक्त जो है वो उनको वो सीट मिलनी चाहिए थी जो नहीं दी गई थी। ये गलत काम हुआ था और उस वक्त जो पॉइंट्स थी उसकी क्लियरिटी आज पार्लियामेंट ने की है, जो हम कहते थे कि उस वक्त क्लियर नहीं है। अगर यही चीज़ उस वक्त क्लियर होती तो शायद ये मसला आगे नहीं बढ़ता। दूसरा काम जो है कि इलेक्शन कमीशन के गलत फ़ैसले को के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ख़ुद उनके 2 सीनियर जजेस जो हैं वो इख्तलाफी नोट मेंशन कर रहे हैं और 32 पॉइंट्स पे उन्होंने आइन और कानून की, क्योंकि फ़ैसले में तो अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया है, जिससे चले कि 8 रुकनी बेंच ने किस ज्यूरिडिक्शंस के तहत, किस आइन और कानून के तहत, कौन से माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़ीर की बुनियाद पर फैसला दिया है, क्योंकि ये तो कहीं भी न नज़ीर है, न आइन है, न आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 51, 106, 175 सबकी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर आइन की खिलाफ वर्जी करे, मुतसादिम कोई फैसला करे तो वो मसलन मकबूल हो जाता है और वो फैसले मान लिए जाते हैं। और पार्लियामेंट अगर कोई आइन और कानून के मुताबिक आइन और कानून में कोई तरमीम करे या कोई कानून लाए
और वो आर्टिकल आइन से मुतसादिम हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के फेंक देती है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, हम ये कहते रहते थे कि आर्टिकल 189 जो कि ये कहा जाता है कि आला अदलिया जो भी फैसला करें वो लोअर कोर्ट्स और आइनी इदारे माने, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने ये काम कर दिया और तशरीह कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी और कानूनी जो गैर कानूनी फैसले हैं वो कोई आइनी इदारा मानने के लिए तैयार नहीं है। अब रही बात के इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई है उसमें उन्होंने क्लैरिटी लाए हैं कि भाई उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो जमात जो है वो अगर रिजर्व सीट की अपनी लिस्ट नहीं देगी तो उसको रिजर्व सीट नहीं मिलेगी, या जो आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन में मूव कर जाएंगे फिर वो दूसरी जमात में नहीं जा सकेंगे। तो क्लैरिटी ले आए और 2017 से लाए, ये उनका राइट है, उनका हक है। अब अगर पीटीआई को इसका सबसे ज्यादा नुकसान है, पीटीआई और 8 रुकनी फिलहाल नुकसान है, या आप कहते हैं कि जो अभी जो बिल मंजूर किया गया है ये आगे जाके सियासतदानों के लिए और सियासी पार्टियों के हक में ही है कहीं ना कहीं, आप ये कह रहे हैं? ये देखिए इन्होंने बंद कर दिया है वो रास्ता कि जी लोग जब चाहें जिस वक्त चाहें मूव करें। एक पार्टी आज़ाद उम्मीदवार अगर एक दफ़ा 3 दिन के अंदर कानून और आइन के तहत कोई जमात ज्वाइन करता है तो फिर उसको उसी में रहना चाहिए। जिसका पलंदा खोल दिया था 8 रुकनी जज ने अपने सियासी फैसलों में, कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कहीं नहीं है, 106 में, 151 में, 175 टू जुरिडिक्शन में और इवन 187 और 185 का भी हवाला नहीं दिया गया। इसीलिए तो तफसीली फैसला नहीं दे रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि कोई कानून मिल जाए। और ये 2 जज ने इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस के फैसले को न सिर्फ मावराए आइन कहा है बल्कि 32 पॉइंट पर यह बताया है कि ये जो फैसला है किसी भी फैसले की नज़ीर इससे नहीं मिलती है। तो पार्लियामेंट को यह हक है कि 2017 के एक्ट में क्लियरिटी ले आए। जब क्लियरिटी आ जाती है तो फिर उसका मसलन उसमें ये बात आ गई वाज़ेह कि और ये रिट्रोस्पेक्टिव है, यानी 2017 से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जो 8 बेंच ने फैसला दिया है वो गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है, उसको क्यों माना जाए? और सही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कि आप 189 की तशरीह करते हुए कि आईनी और कानूनी फैसला माना जाए। हमने माजी में 61F नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी, भुट्टो साहब के खिलाफ भी, 63A के खिलाफ भी, फिर बाद में क्या होता है, यही सुप्रीम कोर्ट ये कहकर कि ये सब गलत फैसले थे, गैर आईनी थे, आप उसको बिल्डोज कर देते हैं। लेकिन जो ड्यूरेशन में नुकसान होता है, जो मुल्क को नुकसान होता है, जो आइन को नुकसान होता है, उसका अजाला कैसे होगा? तो ये मैं समझता हूँ 8 जजेस का, मैं तो समझता हूँ हुकूमत में अगर इतनी ताकत है तो इन 2 इख्तिलाफी नोट को जो भरपूर आईनी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से भरे हुए हैं और 8 रुकनी बेंच के किसी फैसले में किसी आर्टिकल का जिक्र नहीं है, तो इन मुहावरा आइन फैसले पर हुकूमत इतनी ताकत रखे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाए। इसमें भी मुतजाद राय है ना। फिर दूसरा रुख ये भी तो है ना शाह साहब के ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन की गलती थी, उसका खुमियाजा एक पार्टी जिसको वोट पड़ा है, जिसके हिस्से में नशिस्तें आती थी। और फिर ये भी आईनो कानून में कहीं नहीं है कि अगर नशिस्तें नहीं मिल रही तो आप सब आपस में बांट लें, ये भी एक मामला था। और सुप्रीम कोर्ट ने वो जो गलत जहाँ पे कहा गया जी गलत तशरीह की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको करेक्ट करने की कोशिश की। एक रुख ये भी है। अच्छा शाह साहब, दूसरी चीज़ ये, इसके साथ साथ इस पे कमेंट करने के साथ साथ, ये बिल आने के बाद क्या पीटीआई के हाथ से मखसूस नशिस्तें निकल गई हैं एक बार फिर, या अभी मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? जी जी देखिए, मेरे तरफ से इतना आसान नहीं है। इसमें आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप चीजों को ड्रैग कर रहे हैं, और ड्रैग करने से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा नुकसान कितना होगा। आर्टिकल 189, 87 का जिक्र ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने कर दिया है। हाँ बिल्कुल, जो लॉ मिनिस्टर है उनका बयान बिल्कुल इस लिहाज से ठीक है कि जनाब ये आईनी और कानूनी, इसलिए कि पार्लियामेंट का काम है आइन और कानून के अंदर तरमीम करना। तो ये जैसे ही है कि जैसे आप कहते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो ठीक ही कहते होंगे। दूसरा एक चीज जो बाकी इख्तिलाफी नोट 2 जजेस का अपनी जगह पे और 8 जजेस का फैसला अपनी जगह पे, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि आया ये सीटें फिर मिलनी किसको चाहिए थी? आपने अगर टेक्निकली जिन लोगों ने फॉर्म जमा कराया था तहरीक इंसाफ के उस पे और जाके इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो उनको तो आपने खुद आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया।
बाद में उनको फोर्स किया कि आप जाके इलेक्शन कमीशन ने कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें, तो तब ये मामला चलते, चाहे वो जमात इस्लामी के साथ जा रहे थे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ गए। अब ये सीटें मेरे ख्याल से उन लोगों का हक है जिन्होंने नुमाइंदे इलेक्ट करके भेजे हैं और उसके प्रोपोर्शनेट पे वो चाहते हैं कि उनकी खवातीन इतनी जो है वो मौजूद होनी चाहिए असेंबली के अंदर। तो ये तो एक इथिकल बात हुई। बाकी टेक्निकली आप कुछ भी खेलते रहे, अगर देखा जाए तो क्या आपके ख्याल से ये वाकई जिस तरीके से नॉकआउट किया फॉर्म 45, 47, उस पर क्या होगा? उस पर कौन फैसले करेगा, कौन साबित करेगा? मैं ये समझता हूँ देखें, ये जो चपकलिश है कानूनी है या टेक्निकल है, उसके अंदर आपको इस वक्त जो पोलराइजेशन का माहौल है मजीद बढ़ रहा है। मैं तो ये समझता हूँ इस बिल के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दे दिया था तो पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस की बात हर एक करता है, बातचीत की बात हर एक करता है, ये एक अच्छा मौका था जिसके ऊपर आप बातचीत करके बेशक जो भी पार्टी इक़्तिदार के अंदर है और जो अपोजिशन में बैठती, जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जिसकी होती, लेकिन अगर आप इस तरीके से टेक्निकल और आईन और उसके अंदर जो बारीकियां हैं उसका जो है वो सहारा लेते हुए इन चीजों को प्रोलॉन्ग करते हैं तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को भी नुकसान है और आपके सिस्टम को भी नुकसान है। जिसका हक है आप उसको देना चाहिए। अगर अदालत ने अच्छा फैसला किया, गलत किया, देयर इज अ वे। अगर आप वाकई उसको चैलेंज करना चाहते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आप चले जाते, क्यों आपको लेजिस्लेशन की जरूरत पेश आई? और एक जो मैं समझता हूँ बदनीयती ये नजर आती है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करें कि 2017 से हो तो आज तक क्या पार्लियामेंट सोई हुई थी? पहले क्यों नहीं किया? अब आप नैब के कवानीन आपने अंडर ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट किए, आप पार्लियामेंट के अंदर गए नहीं है। अब सोचना यह है कि अगर आप इस तरीके से अपनी मर्जी की आइनसाजी करेंगे, कानून साजी करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की जो बात हम करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? बार बार हर सियासतदान समझते हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मेंबर्स को वोट का हक भी नहीं है और उनको या बाहर निकाल दिया जाता है या टेक्निकली नॉकआउट करके आप ऑर्डिनेंस के थ्रू जो प्रोमलगेशंस करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखना ये होगा आप जो आखिरी बात के आइंदा ये यूज करके या नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मुश्किल सूरत हाल है, गवर्नमेंट को चैलेंजेस भी बहुत हैं, पीपल्स पार्टी भी नाराज लगती है, एमक्यूएम भी नाराज लगती है, साथ आईबीपीज का इशू है, तो मुझे नहीं समझ पड़ती कि शहबाज हुकूमत हर महाज पे क्यों कन्फ्रंट करना चाहती है। और वाकई अगर इतनी ताकतवर है तो कर लेनी चाहिए लेजिस्लेशन। ठीक है एहतशाम साहब, अगेन वही वाली बात आ रही थी कि एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट ऑलरेडी है, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो बिल इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है एक ऐसे वक्त में जिसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है कि जी मखसूस नशिस्तों से निपटने के लिए बिल आ गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से। तो आप नहीं समझते कि अब फिर ये मामला अदालत में जाएगा? ये तो कहा जा रहा है कि जी अदालतों का काम कानून साजी नहीं है, सिर्फ तशरीह करना है। मामला तो फिर अदालत में जाएगा, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। अब ये फिर अदालत में जाएगा, ये लड़ाई फिर बढ़ जाएगी हुकूमत और अदालतों के दरमियान। आप समझते हैं अदलिया के दरमियान, जो भी हम ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से अगर एक फ़ैसला आ रहा है उसके फौरी तौर पे ये रिएक्शन में ये बिल आ रहा है, तो ये किस हद तक जाएगी ये मामला? देखिए आमना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे जो 2017 के इलेक्शन एक्ट में तरमीम मजीद करने के बाद ये जो फैसला हुकूमत ने किया है, पार्लियामेंट ने, ये तो मजीद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो फ्रस्ट्रेट इन्होंने कर दिया। अब अगला सवाल ये है कि जी व्हाट नेक्स्ट? इतने अरसे से फैसला रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा? अभी आप देख लें, हुकूमत वक्त नजरसानी की अपील की हुई है, वो लग नहीं रही। कहा जा रहा है कि जी जजेज अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अपना इलेक्शन कमीशन की जो है ना वो एक नजरसानी की अपील लेके जा रहा है इसी हवाले से कि जी आपका फैसला गैर कानूनी, गैर आइनी है। और जो आप पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि सियासी फैसला किया गया और आज बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये प्रीएम्प्ट किया गया। कुछ जजेज हज़रात जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, उनको लग रहा था कि इसके बाद शायद काजी ईज़ा फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी, सूरत हाल बदल जाएगी और ये पैनिक में और जिसको कहते हैं ये फैसला किया गया। अब सवाल लोग अगला कर रहे हैं। भाई देवे, आज मेरी एक अहम शख्सियत से हमना इस्लामाबाद में बात हुई है, मैंने उनसे हवाले से पूछा है। उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएं, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को उड़ा देगी, हम एक नया कानून लेके आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो देखिए सवाल है कि हुकूमत वक्त के पास होते हैं। अब जो अहम बात है इस वक्त, अहम जो बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देने का मामला था उसको दी नहीं गई। और आपने देखा कि पीटीआई वहाँ पे उनके लोग ये जाके उन्होंने अपील लिया था कि जी ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उन्होंने दे दी जाए। उन्होंने कहा नहीं आपको तो देंगे नहीं, हम तो पीटीआई को दे देंगे। देखिए वो फैसला था बड़ा वाज़ेह तौर पे आउट ऑफ द वे जाके सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया। नतीजतन ये है कि इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं। हम पहले भी कह रहे थे कि ये कभी भी इनको सीटें नहीं मिलेंगी। 39 सीट उनको मान ली गई हैं, 54 सीटें सूबाई असेंबली की, वो भी कहते हैं कि आपको दे देंगे, लेकिन
वर्चुअली इस पे इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, उनको सीटें नहीं दे रहा, वो नहीं देंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये सियासी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 39 सीटों का तो नोटिफिकेशन निकाल दिया था ना, तो पीछे 41 सीट्स रह गई हैं। ये मामला तो अब जो 41 सीट्स हैं, जी हाँ 41 रह गई। जी जी सवाल ये है कि आमना इस वक्त इस्लामाबाद में बात हो रही है कि अगर ये फैसला आ जाता कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देते या ये सीटें खाली डिक्लेयर कर देते, या ज्यादा ये जो परेशानी थी या लोगों को ये थी कि जी क्यों ये बंदर बांट की गई और ये गुडी लुट ग्रुप बन के जो पीपल्स पार्टी PMLN और MQM को दी गई, ये नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन दानिश ने बड़े खूबसूरत तरीके से आर्टिकल सारे बता दिए कि जी किसी सूरत में भी, और 2 जजेस का इख्तलाफ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बता रहा है कि ये गलत फैसला किया गया। हम तो यही कहेंगे सियासी बुनियादों पर किया गया, पैनिक में किया गया, शायद जहनों में कुछ और था। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो मामला हम चल रहे हैं हुकूमत के साथ और PTI को जो हम देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, ये उसी वजह सब कुछ हो रहा है। हुकूमत भी इस हवाले से हम देख रहे हैं वो सख्तगिरी का मुजाहरा कर रही है, बातचीत का दरवाजा किसी तरफ से नहीं खुला, जो हम सारे लोग बात करें जिस तरफ जाहिद शाह भी इशारा कर रहे हैं वो नहीं खुलेगा। देखिए इस सूरत हाल इस वक्त ये आमना कि PTI के पिछले अगर 12 दिन एग्जैक्टली मिला के देख लें, 6 दफा उन्होंने अपना नुक्ता नज़र चेंज किया है। बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत नहीं हो सकती। हम तो अदारों के खिलाफ हैं, अदारों के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल वो बयानात हम देख रहे हैं, मुतज़ाद बयानात इस हवाले से सामने आ रहे हैं, बट देखिए इस तरह नहीं हुआ। आखिरी बात ये आमना कि इस इशू को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसको बजाय इसके कि अदालतों में मामला लाया जाए, पार्लियामेंट के जरिए चीजें होंगी, पार्लियामेंट में आके बैठे और एक दूसरे से ताउन करें, तब चीजें ठीक होगी। वरना मुझे नहीं लगता कि PTI को इन हालात में किसी तरह का हुकूमत रिलीफ देगी। चले जुल्फिकार साहब, लेकिन मामला सारा ये है कि आप लास्ट टाइम भी यानी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, प्रूव नहीं वहाँ पे कर पाए उनका नुमाइंदा कि ये रिजर्व सीट्स फिर इनको क्यों मिलनी चाहिए, जब उस वक्त जवाब नहीं था। अब ये मामला दोबारा जाएगा तो ये सीट्स फिर ये मामला आ जाएगा कि फिर आपको क्यों मिलने चाहिए ये सीट्स, तो फिर ये कहाँ जाएंगी सीट्स? सुप्रीम कोर्ट तो पूछेगी। मेरी बात क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? जी। जी देखिए आमना, एक चीज तो बहुत अभी मैं सुन रहा था, जो हमारे जो दोस्त हैं उनको मैं सुन रहा था, बैरिस्टर अली जफर का बयान बड़ा अजीब बयान है। आप देख रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए हुकूमत के पास ये है, पार्लियामेंट ही कर सकती है। जब ये कर सकती है, लेकिन कहते हैं कि लेकिन ये केस अलग। अरे भाई, जब आप खुद कहते हैं कि ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फिर ये केस अलग गुंजाइश है आईनो कानून में, सही, क्योंकि वो केस हमारा है। इसलिए तो बात यह है कि आगे चल के भी उसके पास कोई जवाब नहीं है। आज मुख्तलिफ चैनल्स को उन्होंने जो है ना वो दिया, और बल्कि BBC के पेज पर उनका वो था। तो ये बात तो वो है। अब जो आपकी बात है कि वो उनको क्यों दे, कानून में क्या है? क्या कानून इस पर खामोश है? छोड़ दिया जाए, एक गलती हो गई है, क्या छोड़ दिया जाए कि आप इसको ओपन रखें और जो हाउस है नेशनल असेंबली के या सूबाई असेंबली के जो हाउसेज हैं वो इनकम्प्लीट रहें, जो उनकी रिक्वायर्ड जो उनकी तादाद है, ये एक बहुत बड़ा फिर सवाल उड़ जाता है। तो बात बिल्कुल मैं रिपीट ही करना चाहूँगा, बहुत से दोस्तों ने इस पर बात की कि मेरा तो मौक़िफ़ ये शुरू से यही है कि जब इस पर हैरानगी लोगों को यही हुई कि जज जब पॉलिटिकल फैसले करेंगे फिर पार्लियामेंट कहेगा कि भाई आपका काम तो तशरीह करना है, लेकिन तशरीह में आप तो सर इस वक्त पार्लियामेंट भी तो अपने मफादात के लिए यूज की जा रही है ना, हमारी सियासतदानों की जानिब से या हुकूमत वक्त की जानिब से। मतलब आमना, आपकी जो बात है पिछले कुछ अरसे से, जी अपने मफादात के लिए यूज कर रही है ना, तो फिर पार्लियामेंट ने अपने मफादात के लिए यूज किया, यही हुआ ना। तो फिर अगर 2 जजेस का फैसला भी साथियों ने भी दोहरा दिया, कितना क्लियर उन्होंने लिखा है, बल्कि नई अखबार में तो यहाँ तक भी लिखा उसमें कि जो भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन इसको फॉलो करेंगे, इस डिसीजन को, वो जिम्मे में आएंगे वायलेशन के, कानून के, उसके आपके आइन के। तो जब ये अब किसका माना जाए, वो एक पॉलिटिकल फैसला है। इस वक्त जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद कोर्ट ने ज्यादती, और अभी 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक तफसीली फैसला उनका आया नहीं। और 2 जो जजेस थे जिन्होंने इख्तिलाफ किया, उन्होंने कहा वी आर कंपेल्ड, वी वर कंपेल्ड, ठीक है, कि हमने फैसला लिखा। तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है,
अब कोर्ट हमें जिस करने के लिए ये कर रही है, कोर्ट हमें जो है ना वो फैसला कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक दे रही है। हमारे पास तो फिर ये इख्तियार है, हमने कर लिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने वो फैसला कर लिया। तो अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जंग रुकेगी नहीं, जंग बढ़ेगी। लेकिन अब जंग आगे बढ़ेगी, उसका नतीजा क्या निकलता है सबको ये देखना चाहिए कि नतीजा। लेकिन लड़ाई में क्या ऐवान को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या ये जो रिजर्व, अगर एक पार्टी से गलती हुई है कि उनकी जानिब से प्ली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से की गई थी, पीटीआई की जानिब से नहीं, तो क्या ये तमाम पार्टीज में तकसीम करना बनता था? ये भी एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद था। ब्रेक पे जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब का, जी डॉक्टर साहब, ये इख्तियार है पार्लियामेंट का कि वो तरमीम भी कर सकती है, आई एग्री विद यू, लेकिन अदालत नहीं कर सकती। अगर वो अपने मफाद में भी कर रहे हैं तो उनको इख्तियार है, अदालत के पास इख्तियार नहीं है कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करे, जो इन जजेस ने किया है, या तो फिर जस्टिफिकेशन भी कि किस ज्यूरिडिक्शन के तहत किया है, वो तो बता रहे हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी एक ब्रेक लेते हैं। आपका पॉइंट आगे के बाद हम बात करेंगे जिस तरह से इस वक्त एनर्जी क्राइसिस मुल्क में जारी है और मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं कि इसको कैसे सॉर्ट करना है, इस पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक जनाब। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में बिजली की ज़ायद कीमतें और IPPs का मामला ज़ेर बहस है। इन हालात में वज़ारत तवानाई की जानिब से बिजली के बिल्स में कमी के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 400 अरब कटौती की तजवीज़ सामने आ गई है। तजवीज़ में ये भी कहा गया है कि प्रोजेक्ट्स के लिए तरक्याती बजट का साइज़ 700 अरब रुपये तक महदूद हो जाएगा। विफाक PSTP से कटौती के अलावा मज़ीद 1100 अरब का बंदोबस्त करेगा। बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए तजवीज़ IMF से अभी मुशावरत नहीं हुई है। अब सवाल हमारा ये है कि ये जो हमारे तज्ज़ियाकार से कि वज़ारत तवानाई की इस तजवीज़ को कैसे देख रहे हैं और इससे किस हद तक अफाका हो सकता है, किस हद तक रिलीफ मिल सकता है। मैं 1 बाय 1 करके चलूँगी, आपकी जानिब आती हूँ। शाम साहब कैसे देख रहे हैं इस तजवीज़ को? देखिए, बज़ाहिर तो तजवीज़ ठीक लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी के साथ एप्लीकेबल हो सकती है, सिवाय इसके कि हम देखते हैं हमेशा बिगेस्ट प्रायोरिटी जो होती है ना, वो तरक्याती बजट ही होता है। जब कुछ नहीं बचता तो आप देख लें, उसको काटते काटते 1100 अरब से 700, पता नहीं फिर अल्टीमेटली ये कितने पे चला जाएगा। देखें, जो बार बार इनको लोग बता रहे हैं, जो समझते हैं कि जी हमारा जो एनर्जी का क्राइसिस है ये किस तरह शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में रिजॉल्व कर सकता है और इमीडिएटली आप लोगों को क्या रिलीफ दे सकते हैं। हमने जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है ना, रिलीफ तो आप भले मत दें, ये जो इन्फ्लेटेड बिल है, ये जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बिल आ रहे हैं और लोग इस हवाले से एहतजाज किए चले जा रहे हैं, ये क्यों नहीं रुकने का नाम ले रहा। मतलब आप और मैं तो कहें, अभी देखिए इंटीरियर मिनिस्टर ने सबसे पहले कहा था कि 80 करोड़ यूनिट से ज़्यादा सिर्फ लाहौर में जो है ना ये बिजली के बिल फालतू दिए गए। अब ये पूरी की पूरी जितनी हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं, जिनको है जिस अंदाज से ये ऑपरेट कर रही हैं, ये बिल्कुल देखने के लिए तैयार नहीं। मैं अपनी जात की बात बताता हूँ, मेरा बेटा कल परसों मुझे बता रहा था कि आप गए हुए हैं बाहर तो एक पोर्शन खाली है ऊपर वाला, ऊपर का बिल भी उतना ही आया 45-44 हज़ार जितना नीचे का है। अब देखो मुझे बताइए, इसमें मैटर टू द मैडनेस है। लोग यही बात कर रहे हैं कि भी हम बिजली इस्तेमाल कर नहीं रहे, लेकिन बिल आ रहे हैं और बिल जो आ भी रहे हैं वो बड़े हुए बिलों के साथ आ रहे हैं। तो पहली तो हमने तजवीज़ ये लोगों की मानने वाली बात है कि अगर आप समझते हैं कि आपका बजट पूरा नहीं हो रहा, अगर आप समझते हैं कि जी आपने जो बिजली की मद में सालाना पैसा इकट्ठा करना है वो पूरा नहीं हो रहा, तो आप ऐन वक्त पे आके वो उनके जनाब धड़ाधड़ उनके बिजली के रेट बढ़ा देते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है इसको कोई नहीं मानेगा। दूसरा सूरत हाल इस वक्त जहाँ जा रही है, हुकूमत निगोशिएशन की बात कर रही थी, निगोशिएशन करे, IPP के साथ मसले को हल करने की कोशिश करे, वो भी हम देख रहे हैं उस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। तीसरी बात है कि IMF तो उनको नहीं कह रहा, IMF तो कह रहे कि जी हमें ये बताएं जो आपने अगला $7 बिलियन लेने का प्लान बनाया, हाउ द हेल यू आर गोइंग टू गिव दिस मनी बैक टू अस, उसके लिए आप हमें बताएं प्लान क्या है। इनके पास कोई प्लान नहीं होता सिवाय इसके कि यूटिलिटी बिल जो है ना उनको बढ़ा दिए जाए, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नी जर्क रिएक्शन है, हुकूमत के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं लेकिन फैसला करने के तैयार नहीं। तीसरी और सबसे अहम बात यह है हमना, जो आप रोज बात करते हैं शराफिया। अब ये जितने भी आप देखें IPP हैं, ये 53% जो है ये कौन लोग हैं, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, जरदारी हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, तंगीर है, हम सारे बड़े बड़े लोग हैं। 23% लोग जो है इसमें कारोबारी लोग हैं, 23% IPP जो है ना फॉरेन लोगों के, जिसमें ज्यादा जो है वो उनके हैं
आपके चाइनीज के। चले आप चाइनीज से नहीं बात करते, लोगों से, जो लोकल से आपने बात शुरू की हुई थी, जो बार बार बात आती है, तो फैसला किया गया था, तो आपने MOU साइन किया था और आपने 400 करोड़ उनको दिया था और 800 रुपया सालाना बचा था, इसको लेके आए। तो मेरा ख्याल है इसको इस तरह देखने की जरूरत है। आप रिलीफ देने की तो बाद में बात करेंगे ना, स्ट्रीमलाइन बाद में करेंगे। अभी जो बिजली हमारे पास है वो एक क्राइसिस बन गया। नवाज साहब ने जो 13,000 मेगावाट बिजली बनाई थी और उसके लिए कहते हैं ग्रिड स्टेशन में डाली, अब वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन आमना डीके कर रही है, उनको बिजली को हाउस करने के लिए हमारे पास जगह नहीं। 24,000 पैदा कर रहे हैं, कामतों में 45,000 आप शो कर रहे हैं, तो ये जो फ्रॉडुलेंट मामलात है ये रोकने चाहिए। अनड्यू लोग फेवर लोगों को दी जा रही, इसको खत्म किया जाए, फिर उसके बाद हम आप सोचते हैं कि आवाम को रिलीफ। ऑलराइट, जुल्फिकार साहब, ये अडॉप्ट करनी चाहिए इस तजवीज़ को, और अगर करते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए ना, इसके इन्होंने बता दिया कि क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको अपने इम्प्लीमेंट का एक बहुत मुश्किल मरहला है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। और अपने तौर पर तो मैं ये देखता हूँ कि हुकूमत कह भी रही है, हुकूमत पर प्रेशर है, हालांकि हुकूमतें कभी नहीं मानती, वो कहते हैं कि नहीं जी वो सारे को, लेकिन हुकूमत के पास ऊपर इतना प्रेशर है कि खुद वज़ीर आज़म ये मान रहे हैं कि IPPs जो है उनका तो काफी पूरा हो गया उनका मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज? जी जी सर, क्लियर आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरी आवाज जी, मैंने कहा इस पे IPPs ने जो है अपने कर्जे भी वापस कर दिए हैं, मुनाफा भी काफी अरसे से जो है वो उन्होंने समेट लिया। और इसके अलावा हाँ, चाइनीज के जो है कंपनी, उनको हम खत लिखेंगे कि वो अब वो खत का क्या जवाब आता है, यहाँ पर वो क्या नेगोशिएट करते हैं, अभी तक नेगोशिएशन की कोई मेरे ख्याल में स्टार्ट भी शायद नहीं हुआ। तो प्रेशर तो उनके पास ऊपर काफी है। और बिजली की जो है वो मेरे ख्याल में सूरत-ए-हाल इस तरह है कि हर तबका, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्सपोर्ट पर बहुत बुरे असरात उसके पड़ रहे हैं, और आम आदमी, डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है, हालांकि गवर्नमेंट ने 3 माह के लिए एक रिलीफ दिया जिसका गालिबन ओवरऑल कोई मेरे ख्याल में कोई 50 अरब रुपए बनता है, और 8.5 रुपए कम कर दिया उनके इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके वो 170 अरब रुपए बनता है। वो तो कह रहे हैं कि ये क्या, लेकिन शायद ये नाकाफी है। वो कम्पिटिटिव उसमें जा नहीं सकते, माहौल में जा नहीं सकते हैं। वो क्या, जब उसकी कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा होगी तो वो एक्सपोर्ट पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में यही एजेंडा इस वक्त गवर्नमेंट के सामने है, और अगर इसको ये अमल दरामद कर लें तो शायद कुछ थोड़ा सा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। शाह साहब, आप एक तो ये तजवीज़ को कैसे देख रहे हैं, दूसरा आप क्या तजवीज़ देंगे, करना क्या चाहिए बेसिकली इस मामले को सॉर्ट करने के लिए? देखो, PSTP है वो तकरीबन 356 ट्रिलियन रुपए है, और उसमें से आप देखें कि वफाक की 256 है और बाकी 256 सूबों की है, जिसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो KP की निकाल दी गई हैं। सिंध ने लड़ मर के कुछ चीज़ें ले ली हैं, बलूचिस्तान में भी यही हाल है। बाकी जो है आपकी तकरीबन 60-70% जो PSDP प्रोग्राम जिसके अंदर ये शायद प्लान कर रहे हैं वो है आपका पंजाब का और फेडरल के जितने प्रोजेक्ट्स हैं। अब बेशक अगर ये सब्सिडी देने के मूड में है तो KP गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा फार्मूला दिया कि हमारे 1500 अरब रुपए आपके जिम्मे बनते हैं नेट हाइडल प्रॉफिट के, उस शेयर में से आप बिजली के रेट कम करके हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है वो कम रेट पे बिजली देना चाहते हैं। अब सवाल अगेन वही पैदा होता है कि आप सारी चीजें फिगर्स के ऊपर कर रहे हैं और पैसा आपके पास आएगा कहाँ से, ये सबसे एक बड़ा अहम सवाल ये है। दूसरा देखिए, आप रियलिस्टिक सोच के ऊपर क्यों नहीं जाते? अगर आप समझते हैं कि IPPs के साथ ये मुआहदे वापस नहीं हो सकते, आपका जो है साख खराब होगी, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएंगे, लेकिन रिव्यू तो हो सकते हैं, आप रिव्यू पे जाएं और या तो आप क्लियर मैसेज दे दें कि ये चीजें ऐसी हैं, अगर आप इस पे जाना चाहते हैं इस पे जाना, टेक्निकली जो भी मसाइल होंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन आप फिर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे क्यों नहीं जाते? देखिए, आप इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक सुपर पावर है, नेट हाइडल प्रॉफिट, आपके पास सोलर एनर्जी और दूसरे मल्टीपल एनर्जी, चाहे कोल एनर्जी है, उससे हासिल होने वाली बिजली के मामलात अपनी जगह पे, लेकिन आपका एक कासा 1000 का प्रोजेक्ट है जो कि आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ वो ऑलरेडी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर काम हो रहा है, जिसमें ये ऑप्शन दी गई थी कि आप सर्दी और गर्मी में एक दूसरे को बिजली की तरसील कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आखिरी जो मैं ये बात करना चाहूंगा, अगर न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, तो आप ये देखिए 1400 मेगावाट बिजली सिर्फ हासिल हो रही है हमारे 2 जो एटमी रिएक्टर्स हैं,
तो मेरे ख्याल में अगर हम 1 टन यूरेनियम को भी हम अगर उसको हम कहते हैं ना जुदा करेंगे तो उससे भी हमें 400 करोड़ मेगावाट बिजली हासिल होगी। तो अब कब तक हम इंटरनेशनल प्रेशर्स के ऊपर देखिए, ये तो एक ओवरऑल एक नेक्सस है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। ठीक, जिसने भी किया, चाहे 1994 से लेकर आज तक ये चीजें गलत हुई हैं, यू कैन गो रिव्यू कर सकते हैं, प्राइवेट लोग अदालत जा सकते हैं। बाकी मामला अपनी जगह पे मैं नहीं समझता कि कोई रियलिस्टिक अप्रोच होगी कि आप शॉर्ट टर्म सब्सिडी दे के लोगों को जो है वो रिलीफ देंगे। मेरे ख्याल में मुश्किल सूरत हाल होगी फेडरल गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, आपके तो प्रोग्राम में अवैस लगारी साहब से आपकी इस हवाले से डिटेल्ड एक गुफ्तगू भी हुई है। एक तो ये इस तजवीज़ के हवाले से कि जी किस हद तक कारगर साबित हो सकती है, दूसरा अगेन आप क्या समझते हैं कि करना क्या चाहिए, बेसिकली कहाँ पर रूट कॉज क्या है सारे मामले का? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया अभी हालिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम 2 इदारे यानी पावर सेक्टर्स और FBR को काबू कर लेते हैं, करप्शन से पाक कर लें, जी पाक कर दें और उसको फाल बना दें, तो हम अपनी मुल्क को, मईशत को मंझधार से निकाल कर कश्ती डूबने से बच जाएगी, जी बच जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर सेक्टर्स में काम की बहुत ज़रूरत है। देखें, हम जो सोच रहे हैं या हम देख रहे हैं वो ये है कि जी सार्फिन को जो बिजली मिल रही है, जो बहुत महंगी मिल रही है, उसको हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। 13 ऐसी टैक्सेस लगे हुए हैं जो मैं पहले भी गिनवा चुका हूँ कि उनका जवाब तो अवैस लगारी साहब के पास भी नहीं था, उनका जवाब वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। जो सार्फिन पे कर रहे होते हैं, बिजली का हमने मीटर ख़रीद लिया है फिर भी तुम हमसे पैसे ले रहे हो, टीवी केबल्स का पैसे ले रहे हो, जो पे कर चुके हैं उस पर टैक्स कैसा, ठीक है ना। तो बहुत से 13 फैक्टर्स हैं। सवाल ये है कि जी हुकूमत यकीनन काम करने जा रही है और IPPs का एक इशू उठ चुका है। IPPs में तमाम सियासी जमातों की हुकूमत ने, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो और इसके साथ जो भी मसलन फ़ौजी हुकूमत थी, वो सब इन्वॉल्व है। और पहली गलती हुई थी जब 1994 में पावर जनरेशन को इन्होंने प्राइवेटाइज़ किया था, और वो आज हम भुगत रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज़ करके बहुत गलत किया है। मेरा सवाल था अवैस लगारी साहब से कि आपने आज हम IPPs जो पावर जनरेशन इंडिपेंडेंट आपके पावर प्रोड्यूसर हैं जिनको आपने प्राइवेटाइज़ किया, तो आप रो रहे हैं आज। तो आपने ऐलान किया है कि हम डिस्कोस को और अप्रूवल भी मिल गई है कि 11 डिस्कोस को आप प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। तो क्या 10 साल बाद हम रो रहे होंगे दोबारा कि जनाब हमने ये प्राइवेटाइज़ करके क्यों नहीं? जबकि मेरे तो प्रोग्राम में इरफान अली साहब जो बहुत ही वैल्यूबल सेक्रेटरी रहे हैं पावर सेक्टर्स के, उनका ये कहना है कि हमने अपने दौर में 2 साल में पावर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर था, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया था। क्योंकि देखिए ना, 3 चीज़ें होती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर यहाँ कहीं करप्शंस है, ठीक है ना, तो उनको रिजॉल्व आप नहीं करेंगे तो फिर ताहिर आप मसला हल नहीं कर सकते। आपके कहने से आप प्राइवेटाइज करके सारा दर्द उनको दे रहे हैं, तो यही दर्द तो आपने IPPs को दिया था। आप दूसरी है रीनिगोशिएट की बात आ रही है, आप कहते हैं हम तैयार हैं रीनिगोशिएट करने के लिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग तैयार होंगे, क्योंकि एक तरफा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े गंभीर मसले हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात इस हुकूमत में कैपेबिलिटी है कि रीनिगोशिएट कर सके IPPs के साथ? हुकूमत अगर देखें एक तरफा तो नहीं कर सकती ना, एक तरफा तो वो करना चाह रही है, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने एग्री भी किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिनके साथ, क्योंकि इस वक्त जो 20-25 साल पुरानी IPPs हैं, जो ये आपके मियाँ मंशा साहब की, खुसरो बख्तियार साहब की, आपके रज़ाक दाऊद साहब की, और ये शहबाज साहब की, और ये मसलन बेगास वाली, और सब मिला लें तो इनके 80% लोन तो जो पे ऑफ हो चुके हैं। ये तो न्यू चाइनीज़ जो 10 साल के अंदर इनको लोन पे करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये करने ये जा रहे हैं कि इम्पोर्टेड कोल जो इस वक्त बहुत महंगी हो गई है, उसको ये थर कोल पर शिफ्ट कर रहे हैं। और थर कोल के ऊपर चाइनीज के साथ इनकी बातचीत तकरीबन हो गई है, और कुछ प्रोजेक्ट पे काम हो गया है, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी मॉडिफिकेशन करनी है। अच्छी बात है। और इसके अलावा रिन्यूएबल सोर्सेज पे, वाटर पे और सोलर पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये यकीनन लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन अभी जो मसला है जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं,
कि हमारा बिल, जैसे अभी उन्होंने कहा कि 40,000 ऊपर का 40,000 नीचे का आया है और चलाया होगा इन्होंने, एक एसी किसी थोड़ा सा पंखा चलाया होगा। इसी तरीके से जो लोग बेचारे एक पंखा चला रहे हैं उनका 25,000 बिल आ रहा है। तो इस जिसमें 13 टैक्सेस लगे हुए हैं और जिसके ऊपर बेतहाशा आपने प्रेशर डाला हुआ है इन लोगों का, इनका कोई मदावा नहीं हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि हम सस्ती बिजली, तो सस्ती बिजली को आप लॉन्ग लास्टिंग अपने उन चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं जो अभी ठीक है आपने अच्छी पॉलिसी बनाई है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट इमीडिएटली तो आप इनको रिलीफ देना। जैसे आपको बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे बिजली तो वो क्या काम करेगी, वो क्या प्रोडक्शन करेगी, क्या एक्सपोर्ट वो देगी, किस तरीके से मईशत दुरुस्त होगा। तो आपके घरेलू भी और इंडस्ट्रीज दोनों बिजली के जो बिल है वो बम है और वो बम पे कोई काम नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी तकलीफदेह बात है। तो एहतशाम साहब, कितनी विंडो है हुकूमत के पास? जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि ये अगर करना भी चाहें तो IPPs एक तरफा तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। IPPs को कैसे लाया जा सकता है टेबल पर ताकि ये मामला सॉर्ट हो, जिसको हम देख रहे हैं कि हर तरफ से एक ही डिमांड, चाहे वो MQM है, जमात इस्लामी है या दीगर जमातें हैं, वो ये डिमांड करेंगे। उनसे पूछ ले, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। पूछ ले तो बाहर के लोग इन्वेस्टर हैं, चाइनीज या कुछ और लोग हैं, वो तो नहीं मानेंगे। हमें तो बड़े झटके लगे, रिकोडिक हो, उसके बाद आपने देखा रेंटल प्लांट जो हमें टर्किश की तरफ लगा था वो भी $1 बिलियन देना पड़ा। वो तो दुकान के साथ बातचीत करके नवाज शरीफ लोगों ने उसको मैनेज कर लिया था। फिर बाद में पता चला उन्होंने वैसे चूना लगाया था हमें, उस कंपनी ने। वो तो मायदे इतने गलत किए गए हैं ना कि उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जब मामला जाता है तो लोग कहते हैं कि भी आपने मायदे किए, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आमना जो बार बार बात आ रही है कि जो लोकल लगाए गए हैं, जो हमारे अपना क्या कहते हैं बिजनेसमैन हैं और प्लस हमारे जिन लोगों को फायदा पहुंचाया गया, हमारे सियासी लोग हैं, इनको तो बिठा के फैसला किया जा सकता है ना कि भी आपने कितनी कमाई करनी है, कितना और कम करना है। मतलब आप कैपेसिटी पेमेंट नाम पे 1,000 रुपया सालाना जेब में डालने, बीच आप दे नहीं रहे, तो ये तो कम से कम कन्विंस हो जाए, इनको बिठाया जाए कि भी नेशनल इंटरेस्ट भी कोई चीज़ है। आपने इस मुल्क में कमाया है, खाया, अब वक्त आ गया थोड़ा सा लोगों को भी दे दें। ये मसले का हल यही है। उसको बुनियाद बना के फिर आप अगर कोई 12 लोगों के साथ जो IPPs हैं उनके साथ अगर कोई मायदा होता है तो फिर आप फर्दर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। अब सवाल तो ये है कि IPPs के हम चुंगल से निकल नहीं सकते। ये वो ना ये जिसको कहते हैं थर्मल लॉबी है जिसके हम शिकंजे में फंसे हुए हैं। हाइडल की तरफ हम पोटेंशियल 40% आज भी पानी हमारा जो है ना जाया होकर समंदर में जा रहा है, उस तरफ नहीं जा रहे। और जो 432 साइट्स डेवलप करके इन्होंने दी थी आज से 30 साल 35 साल पहले वापडा ने कि 50 से 100 मेगावाट के प्लॉट वहाँ पे प्लांट लग सकते हैं प्रोजेक्ट, तो उनको वो लगने नहीं देते जो हमारी थर्मल लॉबी है। तो सवाल ये है कि हुकूमत यहाँ से कैसे निकलेगी। इसके लिए सबसे पहले सियासतदान थोड़ी सी कुर्बानी दें, जिनका भी डॉक्टर साहब ने भी नाम लिया और सारे लोग उनको जानते हैं, बड़े बड़े घराने हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए तो शायद हम फॉरनर को भी कन्विंस कर सकते हैं। ऐड करना चाह रहे थे, हमारे लोग नहीं पे कर सकते, हमारी मजबूरी है, इसको ठीक करें। डॉक्टर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स ऐड कर लें क्विकली। जी मैं वो बता रहा था, आपने कहा इसका हल क्या है। देखिए बहुत आसान हल है और जो उनके टर्म ऑफ कंडीशंस का हिस्सा भी है कि हुकूमत जो है जो रीनेगोशिएट नहीं करता है उसको बाय बैक कर ले, यानी उसको ख़रीद ले। अगर वो ख़रीद लेती है तो फिर हुकूमत जो है वो बेहतर तौर पर जो है उसी जगह पे चली जाएगी कि वो ये तमाम चीज़ों पे काम कर सकती है। फिर वो जो वेस्टर्न आपकी एग्रीमेंट है वो उस पर असर नहीं होगा। लेकिन अब इस हुकूमत को बाय बैक करने के लिए डेफिनेटली उनको रीनेगोशिएट का पहले ऑफर देना है। इसी पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बड़े बड़े लोग जिस तरह इन्होंने कहा ना माफियाज हैं, वो सब के सब, कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब मुझे नहीं पता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मंशा के साथ यकीनन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब शामिल होंगे, शहबाज शरीफ साहब क्या करें, या शहबाज शरीफ साहब के बेटे शामिल हैं, जनाब खुसरो बख्तियार हैं, तो उधर फला हैं, तो उधर जरदारी हैं। तो बाय बैक भी तो नहीं किया जा सकता क्योंकि हुकूमत में तो वही लोग बैठे हैं। अगर बाय बैक कर ले तो ये मसला हल हो सकता है। सही, यानी मसले का हल है लेकिन थोड़ा सा गंभीर है जिसको अपनाना इनके लिए मुश्किल। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।